हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। कल अपन ने जीएस के कुछ क्वेश्चन किए थे और वो पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। खास करके सबसे पहले जो पीडीएफ पे लिखा हुआ था कुछ एक वैज्ञानिकों के नाम, उनके द्वारा किए गए आविष्कार और उनका मूल कहाँ से था, इटली का था या कहाँ का था, अमेरिका का था या जर्मनी का था, अक्सर पूछे जाते हैं और नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है गैलीलियो ने आविष्कार किया था, गैलीलियो का संबंध किस कंट्री से है, ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बन जाता है, जबकि है जनरल साइंस का। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे पूछ लिया जाता है कि आपने जो है मल्टीमीटर का आविष्कार कौन से देश में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको याद करनी होती है और जस्ट याद हो जाती है। आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो कि रिएक्शंस के बारे में है। आपको पता होना चाहिए कि जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। और ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है और भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भौतिक परिवर्तन ही हो या रासायनिक परिवर्तन ही हो, परिवर्तन होता है, ये जरूरी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर अगर अपन उत्प्रेरक लगा दें तो क्या होता है, इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर ये उत्प्रेरक मंदक है, उत्प्रेरक का ही भाई होता है मंदक, तो उसकी स्पीड जो है धीमी हो जाती है। कल एक एग्जाम्पल से मैंने बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज जानने को मिलेगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न एंजाइम है। अब आप कहेंगे ये तो बायोलॉजी का प्रश्न है। जी नहीं, ये बायोलॉजी का प्रश्न नहीं है, ये केमिस्ट्री का ही प्रश्न है। कारण यह है कि यहाँ पर जो रिएक्शंस अपने पेट के अंदर होती है, अपने उदर के अंदर होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो मानव शरीर के अंदर विभिन्न ग्रंथियाँ जो होती है उसके द्वारा जो एंजाइम उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। डेफिनेटली ये नहीं होते हैं। और स्मरण शक्ति और बढ़ाने वाले तो ऐसे लिख दिया, इसका कोई तर्क ही नहीं है। वो बेसिकली उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होता है, अपने शरीर की में जो जितनी भी रिएक्शंस होती है उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा रिएक्शंस की, उसे क्या कहते हैं अपन, उत्प्रेरक। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला। आगे चलते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में लिख सकते हैं, उस प्रश्न पे विचार करेंगे अपन, भाई इस प्रश्न में क्या चीज़ हो सकती है, दूसरा आंसर क्या हो सकता है। आगे चलते हैं। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अब यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया न्यून हो सकती है। और उसके बाद दिया है आपको जो है उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है उक्त 1 या 2। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन से करना चाहूँगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी उत्प्रेरक होगा तो या तो स्पीड जो है वो बढ़ाएगा या स्पीड जो है वो घटाएगा। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था चाय वाला। और अगर जब स्पीड बढ़ानी और घटानी नहीं है, सेम टू सेम वैसे वैसे चलने देना है, तो उत्प्रेरक का यूज ही क्यों करेंगे। तो ये तीसरा तो वैसे ही गलत हो जाएगा भाई। अगर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो उत्प्रेरक क्यों डाल रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब 2 बात यहाँ आती है कि या तो तीव्र होती है या न्यून हो सकती है। अगर उत्प्रेरक जो है तीव्र करने वाला है तो तीव्र हो जाएगी, और उत्प्रेरक मंदक है, धीमी करने वाला है, तो धीमी हो जाएगी। तो चौथा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन है। ये सत्य कथन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके आते ही आते हैं, हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं लगभग। पहला ऑप्शन है आपके पास, उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अच्छा। दूसरा है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न पदार्थ है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो ये तीर का निशान होता है। रिप्रेजेंट अगर अपन ऐसे करें तो ये A+B है, 2 मिलकर के C+D बना रहे हैं अगर मान लीजिए, या C कुछ भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्प्रेरक लिखा जाएगा रिप्रेजेंटेशन में, वैसे तो अभिक्रिया के अंदर डाला जाता है, ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं तो इसमें मिला दिया जाता है या इनके साथ संयोग करवाया जाता है, तब जाकर के वो सारी प्रोसेस होती है। तो होगा क्या, या तो ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या घटाएगा। और क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इनमें मिला रहेगा, यहाँ से निकल जाएगा। उत्पाद में उसका कोई रोल नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग नहीं लेता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए अगर चाय को गर्म कर रहे हैं पानी के साथ, तो चाय और पानी का कलर सेम हो जाएगा, काला हो जाएगा पानी का कलर, ठीक है। लेकिन इसमें उत्प्रेरक क्या हुआ, उत्प्रेरक हुआ आपका टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन क्या आपने देखा कि टेम्परेचर भी उसमें मिल गया हो,
और कलर हट गया हो, जब आपकी चाय बन जाती है ठंडी भी हो जाए वो टेम्परेचर पे तो भी रहेगी तो काली ना। तो टेम्परेचर क्या उसके साथ उसमें मिला, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है। तो यही ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक जो है स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पहला आंसर जो है सही हो जाएगा। पहला, उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, बाकी वो बढ़ा घटा सकता है। आगे अपना दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन, उत्प्रेरक रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न पदार्थ है। पदार्थ थोड़ी होगा वो पदार्थ तो अलग चीज़ होती है। उत्प्रेरक के बिना रासायनिक प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। किसने कहा नहीं हो सकती? कल ही तो बताया था मैंने आपको। उत्प्रेरक के बिना रासायनिक प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, धीरे धीरे होगी। और कुछ एक रासायनिक प्रक्रिया है जो बिना उत्प्रेरक के जल्दी संपन्न हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को कभी आपने पानी में डाला है, हाइड्रोजन को पानी में नहीं डाला है तो सोडियम को पानी में डाला होगा। जब सोडियम को आप पानी में डालते हैं, NaCl होता है, जैसे मान लीजिए ये तो नमक हो गया। अब सोडियम होता है अपना Na, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे अपन तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है पानी की, H2O की, और होगा क्या, ये बन जाएगा NaO। प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है NaO। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर निकल जाती है। तो ये हाइड्रोजन जो निकलती है वो आग होती है। इसीलिए कहते हैं कि सोडियम को जो है केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि पानी में डालेंगे हाइड्रोजन निकलेगी, आग लग जाएगी। तो यह कारण है। ये कुछ एक अभिक्रिया ऐसी होती है कि वो जल्दी भी हो जाती है उत्प्रेरक के बिना भी। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता है, कोई खास ऐसा उसमें वो नहीं करता है। आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? भौतिक परिवर्तन में अगर देखी जाए तो दोस्तों, भौतिक अवस्था जो है ये तो परिवर्तन होता ही इसका, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आयतन जो है भौतिक अवस्था का ही तो दूसरा पार्ट ये होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी की भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी तो उसका आयतन तो डेफिनेटली परिवर्तन होगा। आयतन परिवर्तन हो रहा है, भौतिक अवस्था परिवर्तन होती रही तो आकार भी होगा। तो तीनों चीज़ें तो एक ही होगी, तो बचा क्या? रासायनिक संगठन। जो पदार्थ पहले था वैसा ही पदार्थ बाद में रहेगा। फॉर योर एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर मान लीजिए भौतिक परिवर्तन होता है, H2O है, पानी है रूम टेम्परेचर पे, इसको बर्फ बना दिया तो रहेगा तो H2O ही, लेकिन क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका जो है आयतन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रिक्त अंतराकाश आ जाएंगे। वो सारी डिटेलिंग है। तो यहाँ पर रासायनिक संगठन जो है चेंज नहीं होता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अब यहाँ पर कोयले का जलना, मोम का पिघलना, जल का बर्फ बनना, नमक का पानी में घुलना। अब मैं आपको बता दूं, रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो यहाँ पर एक ही है। देखिए, मोम का पिघलना, बर्फ का पानी बनना, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि जो रासायनिक इसका संगठन है? भाई मोम ही रहेगा। H2O को बर्फ बना दे तो भी H2O ही रहेगा। उसके बाद अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपका आता है नमक का पानी में घुलना। तो दोस्तों, नमक का पानी में घुलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इनके संगठन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। भले ही टेस्ट में बदलाव आ जाएगा पानी का, लेकिन संगठन में बदलाव नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं माना जाएगा। लेकिन जब हम कोयले को जलाएंगे तो होगा क्या, जब भी कोयला जलेगा तो CO2 निकलेगी, और CO2 निकलेगी तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा, अब ध्यान से देखिएगा, परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। अब उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होता है जो एक बार प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट से वापस अभिकारक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उत्पाद से अभिकारक बनाए जा सकते हैं। तो ये कौन सा, कहने का मतलब क्या है, जो उत्क्रमणीय नहीं है तो क्या होगा, अनुत्क्रमणीय है, ये पूछना चाहता है ये। तो आप देखिए, अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होगा कि एक बार जो चीज बन गई वो बन गई, उसके बाद उसको वापस उत्पाद को अभिकारक में नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, ये नहीं लिखने का मतलब ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्क्रमणीय नहीं है मतलब ये एक बार जो प्रोडक्ट बन गया वो वापस उत्पाद में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ उत्क्रमणीय है पूछता तो जो प्रोडक्ट बन चुका वो वापस उस उत्पाद, जो उत्पाद बन चुका वो वापस अभिकारक बन सकता था। लेकिन यहाँ पर उत्क्रमणीय नहीं लिखा है, इसी वजह से अपन को अनुत्क्रमणीय वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी ऑप्शन के ऊपर। अब लोहे पर जंग लगना, एक बार किसी लोहे पर जंग लग जाता है तो क्या वापस उसका लोहा बनाया जा सकता है क्या? जंग का फॉर्मूला Fe2O3.3OH2 होता है, नहीं बनाया जा सकता ना। तो यही कौन सा हो गया, ये हो गया अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय जो नहीं होगा वो उत्क्रमणीय, तो अनुत्क्रमणीय जो होगा वो उत्क्रमणीय तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। आगे चलते, बाकी और कोई भी देख लीजिए आप। नमक का पानी में घुलना सिंपल हो सकता है, आप इसको निकाल सकते हैं। बर्फ का पिघलना
वापस बर्फ को जमा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में बदलना ये भी हो सकता है। बाकी लोहे पे अगर जंग लग गया तो वापस बिना जंग वाला लोहा बनाना नामुमकिन है। आगे चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ है। दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ध्यान रख लेना, जहां भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा वो आपका होगा ऑक्सीकारक। आगे चलते हैं। लोहे पर जंग लगना, अभी उदाहरण भी दे रहे थे अपन, उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कितने धीरे लगता है लोहे पर जंग, बहुत सारा समय लगता है तब जाकर के लोहे पर जंग लगता है। और उसके बाद अगर देखी जाए तो किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण क्यों है? क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो, तो वहां पे जंग लग जाएगा लोहे पर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, किसी तांबे के पात्र में जल रखने पर तांबा घुलकर धीरे धीरे जल में विलय होता है। ये उदाहरण है। दोस्तों इक्वेशन बना करके देखिए, Cu होता है तांबा, ये H2O हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या निकलेगा मेरे पास? CuO और H2 जो है वो निकल जाएगी गैस के रूप में या उसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि हो क्या रहा है, आपका जो है हाइड्रोजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। दूसरी प्रकार से आप ऐसा भी देख सकते हैं, ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं इस अभिक्रिया से, तो आपका ये वैसे भी हो जाएगा ऑक्सीकरण का उदाहरण। आगे चलते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। यह प्रक्रिया है। अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि ये एक रिएक्शन होती है जिससे चूना जो है वो अलग पदार्थ में बदलने की कोशिश करता है, और इसी कारण से वो जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है उसका कलर अलग होता है, और उसका कलर होता है दूधिया। तो जब आपका जो है संगठन चेंज होगा रासायनिक, तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे चलते हैं। चांदी के आभूषणों का लंबे समय पश्चात काला पड़ जाना प्रक्रिया है। दोस्तों चांदी के पदार्थ जो होते हैं उनका जो आभूषण होते हैं उनका अगर बहुत समय बाद काला पड़ जाता है तो उसका कारण यही होता है, एक रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है, और उनका जो है ऑक्सीकरण होता रहता है। और जैसे ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लग जाता है वो, तो इलेक्ट्रॉन के साथ अशुद्धियाँ भी आती है, और चांदी नहीं रहती, इसलिए वो काली पड़ जाती है। समझ में आ गई होगी बात आपको? तो ये किसका उदाहरण है? रासायनिक या ऑक्सीकरण का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, अगर इनके बारे में ऑक्सीकरण अपचयन इसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं हो तो कमेंट में कर देना, बता देना लिख करके। इनके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, लेकिन कल कोई कमेंट मुझे नहीं मिला इसके रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान रहता है, ये क्वेश्चन है वैसे तो। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो जो उनका रिएक्शन करने से पहले, रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड होगा, जो एक प्रकार से उनका फॉर्मूला होगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। H2O रहता है और बाकी चीज़ें रहती है। तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित रहता है अभिकारकों का द्रव्यमान। आगे चलते हैं। इनमें 4 ऑप्शन थे, परिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अपन को पता है अपरिवर्तित रहता है तो अपने अपरिवर्तित लगा दिया। आगे चलते हैं। उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को दोनों ही है, परिवर्तित करता है, घटाता भी है, बढ़ाता भी है। अब अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण उत्प्रेरक का नहीं है? यानी कि आपको जो गुण नहीं है वो बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे प्रश्नों में। कई बार क्या अपना प्रश्न देख के परेशान हो जाते हैं। अब देख लीजिए, उत्प्रेरक की अल्प मात्राएं अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। दोस्तों यहाँ अल्प मात्रा ही लिखा है, अगर अल्प मात्रा भी लिखता तो भी चलता, क्योंकि एक ही बात है, उत्प्रेरक डाला मतलब वो काम करेगा। कम हो ज़्यादा हो, जितना आवश्यक हो उतना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा है अभिक्रिया के वेग में। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, ऐसा कभी भी नहीं है। उत्प्रेरक अगर मान लीजिए आपके पास अभिकारक ही नहीं होगा तो अभिक्रिया प्रारंभ कैसे कर देगा उत्प्रेरक? गलत बात है। आगे चलते हैं। उत्प्रेरक की स्वयं की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी देखा आपने उत्प्रेरक की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन? कभी भी नहीं होता है।
उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है। ये बिल्कुल सही है, उत्प्रेरक जो डालते हैं उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है, लेकिन रासायनिक कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पूछा था नहीं है, तो अपन ने नहीं वाला जो है ना, तो इसमें यहाँ पे दूसरे पे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गुण नहीं है पूछा है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक अम्ल के द्वारा सार को उदासीन करने पर उष्मा। दोस्तों जब अम्ल के द्वारा सार को उदासीन करते हैं या अम्ल सार की अभिक्रिया होती है तो इसमें उष्मा निकलती ही है, ध्यान रख लेना, उष्मा उत्सर्जित होगी। आगे चलते हैं। जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। दोस्तों जैव उत्प्रेरक का उदाहरण यहाँ पर आपका एंजाइम हो जाएगा, तीसरे नंबर वाला। अगला प्रश्न अपना है, जल के ऑक्सीकरण से गैस प्राप्त होती है। दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हिंट भी वैसे दिया हुआ है, देख के बता सकते हैं आप। जब भी ऑक्सीकरण होगा तब आपको ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगी। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, तो ऑक्सीकरण मतलब आपका O2 मिल रहा है, ठीक है। जब भी अपचयन होगा तब आपको हाइड्रोजन प्राप्त होगी। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अपचयन होगी तो आपको गैस प्राप्त होगी हाइड्रोजन, और ऑक्सीकरण होगा तो आपको प्राप्त होगी O2। अब यहाँ पे देख लीजिए O3 दे रखा है, O3 O2 में रात दिन का फर्क है। O3 होती है ओजोन का फॉर्मूला, O2 होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला। हाइड्रोजन तो अपने अपचयन में होती है, और हीलियम तो अक्रिय गैस है, इनका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो हीलियम तो यहाँ भी गलत है, हीलियम यहाँ भी गलत है, और यहाँ पे H2 आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीकरण लिखा है, तो चौथा आंसर यहाँ पे हो जाएगा और पहला यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं। भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ये बिल्कुल एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी एक प्रकार से है कि भूतल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है। भूतल के अंदर सबसे ज़्यादा धातु जो है एल्यूमिनियम पाई जाती है। आगे आता है मैग्नीज का अयस्क है। दोस्तों मैग्नीज का जो अयस्क होता है वो होता है पायरोलूसाइट। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें से एक ये होता है पायरोलूसाइट। आगे चलते हैं। सारीय गालक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, यानी कि सारीय गालक के रूप में कौन चीज़ है जिसको प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं CaO, चूने का फॉर्मूला होता नहीं है, तो यही होता है सारीय गालक के रूप में। आगे चलते हैं। पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है। दोस्तों पीतल जो मिलता है वो मिलता है Cu और Zn से, कॉपर और Zn को मिलाने पर ये बनता है। आगे चलते हैं। ब्राइन में पाए जाने वाले यौगिक का सूत्र है। दोस्तों ब्राइन विलिन ये बेसिकली NaCl का मिक्सर होता है, एक तरल होता है, उससे बनता है। तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, इसका मिक्सर इसके अंदर होता है, और ब्राइन में पाए जाने वाला यौगिक जो है वो यही है। तो NaCl यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, और बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मिलते रहेंगे। कोई दिक्कत हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। थैंक यू।